हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त जंग की हालत कुछ ऐसी लग रही है कि जंगबंदी की बातचीत जो करने वाले थे वो भी शायद थक चुके हैं। एक खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तकरीबन एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि ऐलान होने दें, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, ट्रंप जीत जाए तो उसके बाद बात करेंगे जंगबंदी के लिए क्या कुछ होगा। लेकिन इजराइल के अंदर इस्तीफों का सिलसिला जारी है। काफी अहम लोग इस्तीफे दे रहे हैं तकरीबन हर दिन, और वहां से अंदर से, हुकूमत के अंदर से, कैबिनेट के लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि नेतन्याहू बातचीत में रुकावट बने हुए हैं। हमास ने भी इस तरह से बार बार दोहराया है कि जो कुछ उन्होंने, जो बाइडन ने जो ऐलान किया था और सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास किया था, जिसे हमने पहले से कबूल कर रखा है, अब किसी बातचीत की जरूरत नहीं है, उस पर अमल करने की जरूरत है। तो ये वाकयात हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या होगा जंग का आने वाला मरहला, उसे समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। शेख मंजूर साहब आमतौर पर दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो अपने वतन में है श्रीनगर, और वहां से उन्होंने हमें वक्त दिया है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। शुक्रिया। आप ये बताइए कि अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की कोई अंडरस्टैंडिंग की बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? और जंग जंग का मतलब यह है, नए प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि 20 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। नया प्रेसिडेंट 20 जनवरी को ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। ये हमें पता है कि पहले से ही ट्रंप डेमोक्रेट्स के बनिस्बत ज्यादा हार्ड लाइनर है और इजराइल के तई उसका जो रवैया है ज्यादा झुकाव है। वो हमें अब्राहम अकॉर्ड से भी पता चला है किस तरीके से उसने फोर्सिबली अरब कंट्रीज को दबाव डाल दिया, उनको रिकॉग्नाइज कहा कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। अगर वो होता, ये मैं आपको लिख के देता कि सऊदी अरब ने भी लिख किया होता ये उनकी रिकॉग्निशन, लेकिन वो नहीं रहा। हालात किसी हद तक बदल गए। बेसिकली हमें ये देखना है, अमेरिका चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन, बेसिक डिफरेंस इनको टुवर्ड्स इजराइल ज्यादा नहीं है। चूंकि हमने देखा, जैसे बाइडेन ने कहा था बिगिनिंग में जब वो जीत गए थे इलेक्शन, तो उसने कहा था हम इस पर रिव्यू करेंगे। जो उन्होंने अपनी एम्बेसी टेल अवीव से जेरूसलम ली, उस पर रिव्यू करेंगे। बाद उन्होंने भी डिसाइड किया। हाँ, ये फर्क है कि कुछ चीजों पर वो चाहते हैं कुछ न कुछ फलस्तीनियों को मिलना चाहिए। क्या मिले इसके बारे में कभी, एक तो 2 स्टेट फार्मूला था, अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। लेकिन अब ट्रंप का मसला आया। ये एक शायद एक पॉसिबिलिटी होगा कि नेतन्याहू नवंबर तक इस जंग को जारी रखना चाहता होगा, ताकि अगर उस वक्त ट्रंप की जीत हो जाएगी, बेसिकली क्या होता है, पॉलिसी नवंबर से ही चेंज होगी। हालांकि वो जनवरी में लेगा, लेकिन अमेरिका में एक स्पाइलिंग सिस्टम है। अब वहां पर सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, नए प्रेसिडेंट के हिसाब से वो नॉमिनेट करेगा फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, एनएसए, सीआईए के लिए या दूसरी जगह, उसमें तो चेंज आएगी। उसके बाद मॉरली अगर आप देखेंगे, अगर डेमोक्रेट्स नहीं आ जाएंगे, उनको वो इख्तियार नहीं रहेगा कि कोई वो मेजर डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि नई पॉलिसी पर ट्रंप का ज्यादा असर रहेगा। ये तो ये है। लेकिन आप देखिए, क्या ट्रंप आ जाएगा? अभी जो प्रेजेंट जो है, इसमें जो है कमला हैरिस अभी लीड कर रही है एज ऑफ नाउ। कल क्या होगा, अभी डिबेट होने वाला है। अभी बहुत सारे, इवन इन स्विंग स्टेट्स, जहां ये था कि शायद ट्रंप का भी जो पीक था, जो लग रहा था, उस पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई थी, लग रहा था उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी में बेतहाशा इजाफा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शायद अमेरिकन को भी ये समझ में आया है कि
उनका प्रेसिडेंट बनना मुल्क के मफाद में नहीं है। कल ही प्रेसिडेंट पुतिन ने कमला हैरिस के सपोर्ट में ओपनली कहा कि मैं उसकी हिमायत कर रहा हूं। अब अभी जो है दिल्ली दूर है, अभी नवंबर तक जो है इलेक्शन में अभी भी 2 महीने से ज्यादा बाकी है। इन 2 महीनों के अंदर क्या हालात रहेंगे? हालांकि अमेरिका में ये स्टेटों के बारे में, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, 50 या 51 स्टेट्स में 40 के बारे में वहां पर ये पहले से ही डिटरमिन है, ये रिपब्लिकन है, ये डेमोक्रेट स्टेट। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स है, जो कहते हैं आखिरी लम्हा वो चेंज कर रहे हैं अपनी पॉलिसी, वो बड़ा रोल अदा कर रहे हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। देखना उनका क्या रोल रहेगा। दूसरी बार ये जो है ट्रंप जो वो पॉलिसी इख्तियार कर रहा था, अच्छा उनका जो है यहां से वो इजराइल के पूरे हक में है, वहां जो है यूक्रेन में वो रशिया के हक में है। वो कहता है हम क्यों देंगे उनको, उनको आर्म्स एम्यूनिशन क्यों देंगे, हम अपने पैसे क्यों इन पर खर्च करेंगे। उनकी पॉलिसी जो है इनमें विद इन हिमसेल्फ उसको जो कंट्राडिक्शन है। एक तरफ अमेरिका कहता है इट्स द बिगेस्ट पावर, ये जो है सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है ये, अगर वो नहीं करेगा, वो जैसे भी उनके जहन में जो है, तो वो मैदान छोड़ रहा है पुतिन को यूरोप में अपना गलबा हासिल करने के लिए, विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज जो इसके अलाइज है वहां पर। उसके जमाने में पहले ही इसने नाटो से विड्रॉ किया था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि उनका कहना था कि मैं क्यों नाटो के लिए मैक्सिमम बजट, डिफेंस बजट जो है मैं हमारी कंट्री देगी, खतरा उनको है, हम क्यों देंगे। ये पॉलिसी जो है अगर ऐसे ही इसको इजराइल के बारे में रही, वो या 3 महीने के दौरान वो इंडिकेशन दे रहा है उसको, आप कंटिन्यू करो इस जंग को। हालांकि इतना प्रेशर है, इतनी मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन सितंबर अक्टूबर 7 के बाद जो मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन इसके खिलाफ हुई, खुद वो भी घबरा गया किसी हद तक। उसने भी उनसे माफी मांगी कि ये जो है, जो बॉडीज आए, डेड बॉडीज आए उनके, जो 6 जो होस्टेजेस के, माफी मांगी, लेकिन लोग इतने नाराज। अब इसमें क्या है, ये इजरायली पेपर खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये अब नेतान्याहू ने अपने यानी कि सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल एम्बिशंस के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये जंग जाए, वो नहीं चाहता है सीज फायर हो जाए। ये इसने प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि अगर कोई रुकावट है वो प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है, उसका तो उसने क्लियरली कहा। अब इजराइल भी डिवाइड हुआ है ओपिनियन में, एक तरफ जो किसी हद तक लिबरल जो है, जिन्हें हम कहें डेमोक्रेट व्यूज जो है, दूसरी तरफ वहां पर भी हार्डलाइनर्स का गलबा है जो उसकी फुली बैकिंग करते हैं। और ये एक तबका जो इजराइल में इसको वो सूट करता है, हमेशा जो बड़ी सख्त गियर अप्रोच करते हैं, उनको लगता है शायद हमें इससे कामयाबी होगी। वो नहीं समझते हैं कि इससे पहले ही एक रिपोर्ट आया कि 1 साल के अंदर अगर यही सिस्टम रहा तो ये कोलैप्स हो जाएगा सारा इजराइल का सिस्टम। कब तक, अभी जब ब्रिटेन ने आर्म्स एम्यूनिशन पर सैंक्शन लगाई, बैन लगाई, अमेरिका ने ब्रिटेन को कहा कि इससे इनको प्रॉब्लम्स होगी। गोया सारा जो असला जो है, उसकी सारा जो है वो जो बैरूनी मुल्कों से आ रहे हैं, वही इस वार को सस्टेन करता है, चाहे वो ब्रिटेन से आ रहा है, चाहे अमेरिका से आ रहा है, और कुछ कहते हैं इंडिया से आ रहा है, या जर्मनी या दूसरे कंट्री से आ रहा है, वही इसको सस्टेन करता है। वो कब तक वो चलेगा, उनके लिए भी एक एम्ब्रेसमेंट, और जो जो तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वो जाते हैं मस्जिद अक्सा के अंदर, हम यहाँ पर ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरा जो जो कॉरिडोर पर, इस पर मिस्र ने भी बड़ा टफ स्टैंड लिया, इसने कहा हम किसी भी तरीके से इसको कबूल नहीं करेंगे। अब जॉर्डन ने कहा कि इनकी ये पॉलिसी थी जो ये पहले भी कर रहे थे, और इनको लग रहा था शायद इसमें
यूएस भी इनकी मदद करेंगे। पहले ये सोच रहे थे सारा गाजा की जो पॉपुलेशन है इसको हम मिस्र में धकेल देंगे, जो सिनाई डेजर्ट है उसमें धकेल देंगे। उस पर बड़ा रिएक्शन हुआ उस वक्त, चूंकि वो बड़ी प्रॉब्लम हुई उस पर यूएस ने भी उनको कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये कहता है कि जॉर्डन उनको भेजेंगे। ऑलरेडी वहां पर 20-30 लाख पैलेस्टीनियंस मौजूद है, आपके सीरिया में मौजूद है, आपके लेबनान में है, और अरब कंट्रीज इवन गल्फ कंट्रीज में छोटी तादाद में है, 50,000 1 लाख वहां पर भी मौजूद है। ट्यूनेशिया में अच्छे खासे हैं। और इसका मतलब है फिर ये पूरी तरीके से इस जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। कैसे वो करेंगे? ऑलरेडी जो अरब कंट्रीज है इस वक्त उनके खिलाफ जो इस्लामिक दुनिया में रोष है वो सबको बयान है कि वो कुछ ही नहीं कर सके इस अच्छा शेख साहब माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में रोका है। 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू ने फॉरेन मीडिया के साथ, और उसमें उन्होंने ये कहा, जब सवाल पूछा गया कि आपने अप्रैल में कहा था वी आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम विक्ट्री, वो 1 स्टेप अवे क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे मतलब लिटरली ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये जीत की तरफ रास्ता हमवार करेगा। तो तकरीबन मतलब अब वो अपने बयानात को बदलने का भी काम कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी दूर है वो देखिए ये सरेंडर कर? पॉलिटिशियंस उसको जैसे ब्रीफ किया होगा अपने सिक्योरिटी वालों ने, उसने ये बड़ा चढ़ा के पेश किया कि भाई अब हमें ये कन्वे करना था अपने वेस्टर्न एलाइज को भी, भाई हमें ये मोहलत दीजिए। और उन्होंने भी दी, ये नहीं कि वो भी आंखें मूंद ली है उन्होंने। उनको भी लग रहा था जो पहले जो अक्टूबर में शुरू हुआ या उसके बाद शुरू हुआ वार, उनको लग रहा था दिसंबर तक चलेगा, दिसंबर के बाद फरवरी, फिर अप्रैल। और जब उसने पहले ये सारे नॉर्थ वेस्ट साउथ गाजा और सारे इलाके जो कॉरिडोर, उनको लग रहा था अब ये कुछ हफ्तों की बात है। और वो उस लिहाज से उसने ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी जो असेसमेंट दी थी। लेकिन यह एक चीज उनको देखना, अब देखिए अप्रैल से आज तक तकरीबन 5 महीने हो गए, फिर भी वार चल रहा है। वार अगर कल खत्म भी होगा इसका मतलब नहीं कि वो मसला खत्म हो जाएगा। मसला तो वहां का वहां ही है। वहां पर ये 20 लाख या 22 लाख जो फलस्तीनियन है वो रहेंगे और इनमें ये एक रेजिस्टेंस रहेगी। इट मे बी इन द पीसफुल फॉर्म में रहेंगे, इट मे बी इन सम अदर फॉर्म, यू कैन नॉट स्टॉप देम। अभी आप देखते हैं कभी वेस्ट बैंक से लोग निकलते हैं, सुसाइड अटैक्स करते हैं, और कोई चाकू लेकर निकलता है, स्मॉल थिंग, लेकिन ये दिखाता है फ्रस्ट्रेशन लोगों में क्या था। किसी को गोमता है एंड उसको पता है कि मुझे मारा जाएगा, लेकिन वो इससे डरता नहीं है। ये एक सिस्टम है, इसको खत्म करना जो है ये किसी की गलतफहमी है। अगर आपको यही है, अब हमने ये अमेरिका ने कहा हमने तहस नहस किया, तोरा बोरा के बाद सारे तालिबान को मार डाला, कोई भी कोई नहीं रहा, कोई छुप गया, मुल्ला उमर मर गया, अलकायद मर गया। अलकायद फिर हमने देखा सोमालिया में भी हुआ, कुछ इलाकों दूसरे इलाकों में भी हुआ, अफगानिस्तान में भी पैदा हुआ। कहाँ कुछ खत्म ही नहीं हो सकता है वो इसमें कर, लेकिन फिर 4 अलकायदा बने, वही कहीं अल शबाब के नाम पर, कहीं किसी दूसरे ग्रुप के नाम पर हुआ, तालिबान फिर रिग्रुप हुए। और फिर ये चीजें ऐसे नहीं हो गया अनलेस यू सर्च फॉर परमानेंट पीस। बिल्कुल बिल्कुल। और वही दोनों, चाहे वो फलस्तीनियन और इजराइल के लिए भी ये का, यानी कि इसके पीस के लिए मेंटल पीस सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी में क्या आप हमेशा 70 साल से लड़ते रहो, कितने साल लड़ोगे? और बिल्कुल बिल्कुल, कितने साल लड़ोगे, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, ये अभी जो हमास की तरफ से एक बात कही जा रही है कि अब बातचीत की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला बन चुका, उस पर अमल करने की जरूरत है, और हम बातचीत में मतलब हमने अपनी बात पूरी रख दी, इसके अलावा हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है।
वो उन्होंने शर्तें अपनी क्लियर रखी हुई हैं, उनकी शर्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि ऐसी मजबूती से हमास के और जिहाद इस्लामी के रहने से देखिए, जब ये अकार्ड उस पर जो शर्तें जो उन्होंने रखी, अमेरिका ने ये मान लिया। ये अमेरिका ने उस वक्त शायद कन्वे किया होगा इजराइल के। अब वही शर्तें जो अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है, उसके अलाइज भी एक्सेप्ट करते हैं, हमस एक्सेप्ट करता है, बार बार इसमें रोडे कौन अटका रहा है? अभी उसमें भी जुलाई हुआ, उसको ना पास हुए, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त हुआ और सितंबर के आज ये है, 2 महीने हो गए। अमेरिका एक अपने से छोटे से अलाई को ये कन्विंस नहीं कर सका या प्रेशराइज नहीं कर सका, भाई आपने इस चीज पर हमसे एग्री किया है, वो यू आर चेंजिंग नाउ योर स्टांस। बार बार वो स्टांस चेंज कर रहा है पेटी थिंग्स पर, और उन्होंने क्लियरली कहा यही वो रोडे अटका रहा है। ये बाइडेन का 2 दिन से पहले स्टेटमेंट था। उनको हमस की तरफ से अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले वो कह रहे थे, हमस वाले कर रहे थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा आपकी फार्मूला हम वही एक्सेप्ट करेंगे, ना एक्सेप्ट करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सारे जो इसमें मीडिएटर, हालांकि अभी भी शायद कतर वो गए हैं फिर बातचीत करने के लिए, अमेरिका भी अब थक गया है। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या करते हैं, लेकिन उनकी जो है, इट इज ए पॉलिसी फेलियर ऑफ यूएस, इट इज नॉट ऑफ इजराइल। अगर वो एक छोटे से कंट्री जो उनका स्ट्रॉन्ग अलाई है, इफ दे आर ना, वो उनको कन्विंस नहीं कर सके, प्रेशराइज नहीं कर सके कि जो हमने फार्मूला जो आपके साथ तय हुआ है वो आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो दूसरे कंट्री को क्या कर सकते? ये एक तरीके से ये जो अमेरिका की जो थी ना लीडरशिप, वर्ल्ड लीडरशिप, इसके लिए दचका है कि उसको आप मानते हैं, उसको खातर में ही नहीं डालते हैं कोई। लेकिन दूसरी तरफ रेजिस्टेंस जो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने वाले हैं, वो अभी बिल्कुल उसी तरह से मजबूत हैं। अभी 2-3 दिन पहले लेबनान का एक अखबार है जिसका नाम अल अखबार है अरबी में, उसने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि हिजबुल्लाह के पास जो कुछ हथियार हैं अभी उनके सबके इस्तेमाल करने के लिए इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग लड़ाके मारे भी जा रहे हैं हिजबुल्लाह के। तो हथियारों की खेप बाकायदा तैयार है। हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, हुथियों ने तो इस हद तक कहा कि हमारी अब जमीनी फौज ऐसा कमाल करके दिखाएगी जिस पर आप लोग ताज्जुब करेंगे। तो इस हालत में अमेरिका इजराइल को कैसे बचा पाएगा जब ऐसा जुनूनी आदमी हुकूमत में रहे और वो किसी की ना सुने? देखिए, एक चीज हमने देखा है, ये इजराइल भी इसको पता है, वो नहीं चाहता है कि वार एक्सपेंड हो, क्योंकि इसको पता है कि हर तरफ से वो घेरे में आ जाएगा। चाहे वो जो अभी रिसेंटली हुआ एक्सचेंज ऑफ फायर या मिसाइल्स का, ये जो रॉकेट्स का एक दूसरे पर, उन्होंने कहा कि बस अब इतना हुआ था। वो बार बार थ्रू एमिसरीज मैसेज भेजते हैं, चाहे ईरान को भेजते हैं, हिजबुल्लाह को भेजते हैं, वार को एक्सपेंड मत करने दीजिए। वो इससे डरते हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने बार बार कहा, ओपनली कहा, दे डोंट वांट एस्केलेशन ऑफ वार, एक्सपेंशन ऑफ वार इन द रीजन, क्योंकि फिर तो सारा जो, और जब हाल ही में चाहे वो हिजबुल्लाह ने किया या कहीं और से भी इन पर अटैक्स हुए, उस वक्त एकदम लग रहा था घबरा जैसे गए इनकी, शायद ये इट इज गोइंग टू बी ए रीजनल वार, जिसके लिए अच्छा इजराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो समझता भी नहीं, वो या तो जुनूनी कैफियत है या कुछ और है। एक तो छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, ऑलरेडी जो है हजारों जो है सोल्जर्स ऑलरेडी एंगेज है, कुछ लीव पर गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है। इतने में अगर हर तरफ से इस पर आ जाएगा प्रेशर, इट कांट विदस्टैंड दैट प्रेशर, उसके लिए प्रॉब्लम है। दूसरी बात इसमें जो था, जो मैसेज उन्होंने किया कन्वे, उनको ज्यादा मत करो, ज्यादा करो तो एक्सट्रीम पर जाओ तो हम आपको टारगेट करें। अभी जो कहते हैं खुद भी हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट्स दागे, उसमें कुछ इनके जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस है उनको नुकसान पहुंचा है।
हालांकि उन्होंने ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन नुकसान और कहा 2-3 आदमी ही मर गए उसमें। लेकिन ये खौफ है, इनको भी पता है अपनी लिमिटेशंस। अच्छा, ये ऐसी बात है, अमेरिका आपको हथियार देगा, लड़ना तो आपको है। हम्म। जैसे इन्होंने यूक्रेन को किया। अब यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन को हथियार मिले, उनको लगा कि अब हम रशिया के अंदर जाएंगे और लेने के देने पड़े। हम्म। अब वो वापस आ गए, उन्होंने उनके पास जो रॉकेट्स है, मिसाइल्स है, उन्होंने इनके इतने लोगों को मारा। और इसके अलावा 2-3 इलाके जो है, गांव, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, उन पर भी कब्जा किया। अब क्या कर सकते, कहाँ जा सकेगा ये? हम्म। देखिए, यही जो यानी है यानी वार। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक मौका, एक वक्त बहुत जल्दी शायद आने वाला है कि नेतन्याहू को जंगबंदी को कबूल करना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या है, खुद ही कहते हैं। जैसे आपने कहा, पहले ही डिफेंस जो है, इसके फोर्सेस है, वो तंग आ गए हैं। वो बार बार उसको कहते हैं आप जंग बंदी करो। डिफेंस मिनिस्टर चिल्लाता है, चीखता है। वो इस पर जो कॉरिडोर है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, उस पर बार बार उसने दी। लेकिन यही जो इसके राइट विंग के जो लोग हैं, वही उसमें रोडे उसको कहते हैं नहीं आप जाओ। और खुद इसके अपने जो प्रॉब्लम्स है, वो भी इसको पता है कि जंग बंद हो जाएगी तो मुझे जो उतरना पड़ेगा सीट से। ये यानी देखिए, एक आदमी अपना ओहदा बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए मुल्क को मुल्क दांव को पर लगाता है। मुल्क को दांव पर लगाए हुए है। ऐसी हालत में अब, यानी अच्छा, ये जो अभी पिछले दिनों ये जो जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया है, जिसमें कहा कि अगर हमारी तरफ आपने धकेला तो ये जंग का ऐलान होगा। जॉर्डन तो इनके साथ पहले ही मिला हुआ है, फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो काम महमूद अब्बास करते हैं वो जॉर्डन भी करता है। तो ये कौन सा ऐसा जंग का ऐलान हो जाएगा? देखिए देखिए, जॉर्डन हो या इजिप्ट हो, हाँ। बोथ आर स्ट्रांग एलाइज ऑफ यूएस। हम्म। यानी कि सबसे ज्यादा जो मिलिट्री एड वेस्ट एशिया में किसी कंट्री को अमेरिका से मिलता है आफ्टर इजराइल, इट इज इजिप्ट। हम्म। और जॉर्डन भी उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। इनफैक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ वहाँ कौन बादशाह बने, कौन क्राउन प्रिंस बने, उसका सारा फैसला वहाँ ही किया जाता है, ये सबों को पता है। और इसमें वो सख्त भी नहीं है वो कुछ कन्फ्रंट कर सकेगा। लेकिन ये हकीकत है कि अमेरिका की भी एक लाइन है, रेड लाइन है। वो चाहता है जो इसके अलाइज है, खासकर इनको ऐसा धकेलना नहीं चाहिए जो उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। वो इसलिए वहां पर उनको रोकता है। जैसे उसने पहले ही उस यानी कि ये जो कहते थे मिस्र में हम धकेलेंगे गाजा वाले, या वेस्ट बंग वालों को जॉर्डन की तरफ धकेलेंगे, वो ये होने नहीं देंगे। इसीलिए वो कहते हैं वार वार तो वो कर ही नहीं सकते हैं, उनके पास इतनी तो कुव्वत ही नहीं है। ये उसके लिए चाहिए टफ होना। लेकिन अच्छा, ये भारत है कि ये अब सिर्फ जो है, इजराइल भी ये रेटोरिक चलाता है। हम्म। एक जंग में वार, जंग नस्ब, जंग प्रोपेगेंडा से जीता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हमने देखा जर्मनी में गोबेल, ऊट पटांग की चीजें उधर इधर का था, और लोग बिलीव करते थे उसको। हम्म। और इसी तरीके से ये कहता है, कभी ये कहता है ग्रेटर इजराइल, कभी कहते हैं इजिप्ट, कभी कहता है जॉर्डन, कभी कहता है सीरिया, यहाँ कभी कहता है मैं लेबनान पर करूंगा। ये वॉर स्ट्रेटजी है, इज अ साइकोलॉजिकल वॉर आल्सो, इट हैज टू बी डेल्ट लाइक दैट। इसको काउंटर होता है जब उनको हिजबुल्लाह अटैक करता है, फिर ये वापस नहीं, ये बस अब जो हुआ, आपने जितने मारे हमने इतने मारे, अब बंद, ये हम्म। करेंगे। ये तो ये साइकोलॉजिकल वॉर भी एक तरीके से नफ्सियाती होता है। नफ्सियाती नफ्सियाती जंग है। अच्छा, मैं भारत के सिलसिले में, जो इजराइल की सिलसिले में भारत की पॉलिसी है, अभी पिछले 2-3 हफ्ते में दो तीन एक वाकया हुए हैं। एक तो बेंगलोर में कोई एक इवेंट थी जिसमें इजरायली डिप्लोमेट को आना था, वो कैंसिल करना पड़ा, लोगों ने दबाव डाला। मुंबई में एक इजरायली फिल्म फेस्टिवल होने वाला था,
उसको कैंसिल करना पड़ा लोगों के दबाव की वजह से। और अब दिल्ली में भी इसी हफ्ते में एक आज फिलिस्तीन के हक में कोई एक कॉन्फ्रेंस हुई और एक अभी कल होने वाली है। तो और अभी पिछले दिनों एमपीज की भी कोई एक मीटिंग हुई है जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में थी। तो क्या ऐसा लगता है कि भारत सरकार अब कुछ रिकंसिडर कर रही है, कुछ नरमी लाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बगैर सरकार के, बगैर दिल्ली पुलिस की इजाजत के तो ये इवेंट हो नहीं सकते। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक मैंने सुना, मुझे करेक्ट कीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई जिसमें कहा गया कि इस वक़्त इज़राइल को हथियार नहीं देने चाहिए। जी, मैंने जी, कहीं ये बिल्कुल। न्यूज़ पढ़ी है बिल्कुल, शायद। हाँ, बिल्कुल। ये एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो अपर लेवल पर जो है, ऊँची लेवल, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उनको कोई पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे केरला में, इवन इन वेस्ट बंगाल जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट निकले। जम्मू कश्मीर में भी एक आध बार निकला। और योम कुद्स के मौके पर कारगिल में बहुत बड़ी रैली हुई, यहाँ पर हुई है, बडगाम में रैली हुई जहाँ पर झंडे भी दिए। यहाँ पर हमने ये भी देखा था, इवन मुहर्रम के दौरान बहुत सारे बच्चों ने ये झंडे किया जिस पर पुलिस ने उनको कहा ये झंडे मत कीजिए। लेकिन ये छोटे लेवल पर कर रहे हैं। हो सकता है इस वजह से वो समझते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन अपर लेवल पर वो उन्होंने किसी को, यानी कि अगर सेमिनार कोई करे, किसी को कुछ करे, इस पर अभी कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है, जैसे प्रियंका गांधी ने ओपनली स्टेटमेंट दिया है कि मसकर हो रहा है। ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी या इवन शशि थरूर ने दिया है, उस पर नहीं है ये। और ऑफिशियल पॉलिसी भी ये है कि पैलेस्टीनियन सीज फायर होना चाहिए, पैलेस्टीनियंस को अपना हक। अब ये जो है जैसे अमेरिका का है या दूसरे कंट्रीज का है, अमेरिका भी कहता है 2 स्टेट फार्मूला होनी चाहिए, सीज फायर। लेकिन साथ साथ कहीं जो है लिंक्स में, ट्रेड लिंक्स है, इकोनॉमिक लिंक्स है, डिफेंस कोऑपरेशन है, वो इस तक वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं थी, वो कई सालों से। अगर आपने देखा इजराइल एनवाई ने ये बयान दिया कि हमने फलानी जंग में, शायद उसने करगिल वार के बारे में उसने कहा कि वो आज से 22 साल पहले 20 साल पहले हमने उनको असिस्टेंस दी और इसके अवध शायद ये हमें इस वक्त मदद कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो हुकूमत की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो इनका पॉलिसी है, अप्रोच है टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम, इट हैज नॉट चेंज्ड। इट हैज नॉट चेंज्ड। मोदी जी का पहला एक ट्वीट आ गया था 7 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद बार बार उन्होंने यही कहा। और यहाँ तक कि हर एक रेजोल्यूशन वो जो है पैलेस्टीनियन के हक में आया है उसको सपोर्ट किया है इन्होंने। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, मोदी जी शायद पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो पैलेस्टाइन भी गए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग दोनों जगह गए, अलग अलग विजिट किया, एक बार इजराइल गए, एक बार पैलेस्टाइन गए और पहले वजीर आजम, कोई और वजीर आजम नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले क्लब करके जाते थे, एक ही साथ दोनों विजिट करते थे, अब अलग अलग। पहले शायद मुझे याद है ये जो है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी गए, तो उन्होंने अपने साथ वो जो है ये एक गए थे, वो एस.एम. कृष्णन थे एक फॉरेन मिनिस्टर, वो गए एज अ मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर कोई नहीं गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंडिया में सबसे बहुत अहम पोजीशन होती है, बिकॉज ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम अपने मसरूफ टाइम में से अपने वतन में रहते हुए, श्रीनगर में रहते हुए, शेख मंजूर साहब ने हमें टाइम दिया, उनको हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।